वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑफ कोर्स आई प्रिज्यूम कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे हुए, है ना? डिफ़िकल्ट तो नहीं था आपकी बार पेपर? चांस की बात है सारे पेपर ही ठीक आ गए, नहीं तो एक आध तो डिफ़िकल्ट कर ही देते हैं, वो एक आध प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लास्ट टाइम रिजल्ट बहुत बेकार था, तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं हर बार ही बेकार है, ऐसा नहीं है। उससे 4 साल पहले ऐसा ही रिजल्ट आया था, 4 साल पहले, यानी करीब 8 अटैम्प्ट के बाद बाई चांस रिजल्ट जो है ख़राब आया था। तो ऑल ऑफ यू शुड बी होपफुल, रादर श्योर यू विल गेट थ्रू ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टारगेट अगला टारगेट है, और अगला टारगेट आपको पता है सी इंटर है। तो सी इंटर की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या स्टडी रहेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सी इंटर के लिए देखिए ऐसा है कि पहले तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होते थे, तो जब फाउंडेशन का रिजल्ट आता था सी इंटर का बैच तभी बनता था, दूसरा रिजल्ट आएगा तब बनेगा। अब ये बीच में एक टर्म और आ गई, तो आपको इस समय सी इंटर का नया बैच कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज बैच सबके स्टार्ट हो चुके हैं करीब करीब 1-1.5 महीना पहले। तो वे आउट सभी टीचर ने ये निकाला कि जहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों को वहाँ से ले लो। जैसे अब फाउंडेशन में भी आपको पता यही है, सितंबर बैच में जनवरी के बच्चे भी थे, करेक्ट और नॉट? जनवरी वाले बच्चों को बोल दिया जो कुछ चल रहा है यहीं से आ जाओ, जब सितंबर वाले बच्चे हट जाएंगे तो बचा हुआ आपका पूरा करवा देंगे। तो वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास है, करेक्ट। ऑफ कोर्स जब आप बीच में ज्वाइन करेंगे तो जो पार्ट निकल गया है वो आपको गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में मिल जाएगा, आप साथ साथ कवर करते रहना। स्टार्टिंग में 5-6 क्लास में दिक्कत आएगी, आप एडजस्ट हो जाओगे। तो 2 वे आउट हैं, एक तो भी आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लो, वाई टू वेस्ट 1.5 मंथ। दूसरा ये है कि रिजल्ट आने पे ज्वाइन कर लो। रिजल्ट आने के बाद भी चलते बैच में एंट्री मिलेगी और अभी भी चलते बैच में एंट्री मिलेगी। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। कोई बच्चा कहेगा कोई बात नहीं 1.5 महीना में आराम कर लेता, कोई बच्चा कहेगा नहीं भाई मुझे तो सीए बनना है, मैं तो जितनी जल्दी हो उसको तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो कॉस्ट एंड एफएम 2 सब्जेक्ट है, आर के मेहता सर करवाएंगे। मेहता सर का 24 को नया बैच स्टार्ट हो रहा है बाई चांस, पहले वाला अभी ख़त्म हुआ है। तो कॉस्ट एफएम में तो आपको नए बैच से एंट्री मिल जाएगी। अकाउंट्स के लिए अमित सर हैं। अमित सर कह रहे हैं अकाउंट्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर का आपस में कनेक्शन नहीं होता, हर चैप्टर में आपको ये लगेगा कि नया बैच स्टार्ट हुआ है। लवली सर को तो आप जानते ही हो, तो इनके बारे में मैं कुछ ना ही बताऊं, इनका ये अपने आप बता देंगे। आज ही घर से मार खा के आए हैं, क्लास में भी ज़्यादा बोलते हैं ना, घर भी ज़्यादा बोलते हैं, तो आज अच्छी खासी मार पड़ी है घर पे, तो इसलिए आज सही से ही सीधे होके आपको बात करेंगे सीधी सीधी। सर तो आप लोग को मालूम है कि आपका इंटरमीडिएट एग्जाम का अटेम्प्ट कब पड़ेगा? अगर अभी अक्टूबर में फाउंडेशन का रिजल्ट आपका आ जाएगा तो आपका इंटरमीडिएट एग्जाम का अटेम्प्ट कब पड़ेगा? कब होगा? सितंबर में। हाँ, सितंबर में हो जाएगा ना? सितंबर टू सितंबर, जनवरी टू जनवरी, मई टू मई। जी जी, ऐसे ही है ना सर? ऐसे ही रहेगा। गलती हो जाए तो बता देना। तो कुछ स्टूडेंट तो सोचते होंगे कि भी अगले साल सितंबर में खाली फर्स्ट ग्रुप का पेपर देना है, कुछ से सोचेंगे कि नहीं दोनों ग्रुप का पेपर देना है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है? पहले मैं एक हल्का सा आइडिया ले लूँ, खाली एक ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं कि दोनों ग्रुप्स की तैयारी करना चाहते हैं? पहले वोट ले लेते हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। सर दोनों ग्रुप्स का मतलब हो गया 6 पेपर, और 6 पेपर कोई ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। फाउंडेशन में भी तो आप 4 पेपर की तैयारी कर ही रहे हैं, तो 6 पेपर की तैयारी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी आप मैनेज करोगे जब आप पहले दिन से उसकी तैयारी सही डायरेक्शन में करोगे। तो आप ये सोचिए कि अगले महीने अक्टूबर से लेके अगले साल के सितंबर तक कोई 10-11 महीने का टाइम आपके पास होगा। उसमें से 1-आध महीने का टाइम हटा दीजिए रिवीजन के लिए, तो इफेक्टिवली आपके पास कोई 9-10 महीने के आसपास का टाइम है। क्या ये टाइम सफिशिएंट है दोनों ग्रुप्स की तैयारी के लिए? हाँ, सफिशिएंट टाइम है, अगर आप इसको ठीक ढंग से मैनेज करें और इसकी प्लानिंग ठीक ढंग से करें तो। और हमारा अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है
जो पहले दिन से दोनों ग्रुप्स के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू करवा के देता है। ठीक कह रहा हूँ सर जी? बाकी जगह क्या सिस्टम कर रखा है, पहले 3 पेपर बाद में 3 पेपर, हमने क्या कर रखा है 6 पेपर साथ साथ। वो 3-3 की बजाय बेटर है सब कुछ इकट्ठा स्टार्ट हो इकट्ठा। पहले अगर 3 पेपर, अगर मान लो पहले फर्स्ट ग्रुप के 3 पेपर कवर करे जाए और हम कहें ये सब हो गया, अब इसको छोड़ दो, अब सेकंड ग्रुप के पेपर पर आ जाओ, तो बच्चे की तो मेंटालिटी यही है कि जो जो चैप्टर वो पढ़ता जाता है और साथ साथ उसको भूलता जाता है। सही बात है कि नहीं? ये तो बात आप मानते हो ना? हर स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि वो जैसे जैसे पढ़ता जाता है अगला सब्जेक्ट और पिछला सब्जेक्ट भूलता जाता है। सही बात है कि नहीं? इसलिए अगर हम ये कहें कि एक चैप्टर आप अभी छोड़ दो, एक सब्जेक्ट अभी छोड़ दो, अब इसके ऊपर बात करेंगे 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, ये कोई अच्छी प्लानिंग, अच्छा थॉट प्रोसेस तो नहीं हुआ ना। हम तो मान के चलेंगे कि हमने 3 नहीं, हमने 6 पेपर पढ़ने हैं और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उन्हीं 6 महीनों को हम लोगों ने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है। यही स्ट्रेटेजी हमारी इंस्टीट्यूट की है और हमारा इंस्टीट्यूट है जो इस स्ट्रेटेजी पर काम करेगा और बड़े सक्सेसफुली काम करते हैं। हम भी हमेशा सभी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी पर आप भी आगे काम करिए। तो आप भी कभी ऐसे मत सोचेगा कि पहले फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करनी है, वो खत्म होगा फिर सेकंड ग्रुप में जाएंगे, नहीं, ये बात अपने आप में गलत है। अच्छा, जो स्टूडेंट ये भी सोचते हैं ना कि पहले हम अगले साल सितंबर में फर्स्ट ग्रुप दे लेंगे, फिर उसके बाद हम जनवरी में सेकंड ग्रुप देंगे, सोचो वो स्टूडेंट कितने डिसएडवांटेज की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि पहले 1 साल का वो टाइम लगाएंगे सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी के लिए सितंबर तक, और एकदम 3-4 महीने के बाद सेकंड ग्रुप, उसमें कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम। तो आपको दोनों ग्रुप्स की तैयारी इकट्ठी शुरू करनी है और पहले दिन से शुरू करनी है। इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलेंगे ना, है ना? हार्ड वर्क तो दुनिया करती रहती है, अब तो स्मार्ट वर्क किया जाना चाहिए। अच्छा, हम जब स्कूल में गए थे ना 11th क्लास में, हमने जब कॉमर्स ली थी तो कोई हमसे पूछता था कॉमर्स क्यों ली, तो हमारे टाइम पर पता क्या जवाब देते थे कि जी कॉमर्स इसलिए ली क्योंकि साइंस मुझे मिल नहीं रही और आर्ट्स में लेना नहीं चाहता। तो हमने तो जो काम किया बाय चांस ही करा, पर आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना। आपको जो भी काम करना है वो बाय चॉइस करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोनों ग्रुप की तैयारी इकट्ठी क्यों कर रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और इसमें अगर कोई डिसएडवांटेज है भी तो उसको साथ लेके चला जाता है, उसको साथ साथ रिजॉल्व किया जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना लवली सर? आपके जैसे बीच में एक सेंटेंस में और बोल देता हूँ। देखो, फाउंडेशन के बाद जब आप इंटर में आएंगे, स्टार्टिंग में एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, नई चीज़ में एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएं, आप सारी एनर्जी 3 में लगा दोगे और बाद में स्टार्ट करेंगे 3, उस समय तक आप थक चुके होंगे, इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जो चीज़ स्टार्ट होगी उसमें टाइम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, एज ए टीचर भी एज ए स्टूडेंट भी। और जो बाद के 3 हैं उसमें आपकी एनर्जी भी कम होगी और सिलेबस भी ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो ये स्ट्रेटजी और इंस्टीट्यूट की हो सकती है कि भाई पहले ही हमने सबको इकट्ठा चलाया है कि आपकी एनर्जी 6 सब्जेक्ट में इकट्ठी लगनी चाहिए और हम सेम पेस पर, सेम रिदम पे आपको करवाएं। वैसे अगर 12th क्लास में भी सोचा जाए, फाउंडेशन में भी सोचा जाए, ऐसे थोड़ी होता था कि पहले 2 महीने खाली अकाउंट्स पढ़ा जाएगा या मैथ्स पढ़ा जाएगा, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज इनको बाद में पढ़ा जाएगा। ये तो गलत बात है। फाउंडेशन में भी ऐसा नहीं होता था। तो इंटरमीडिएट को भी आपको उसी सीक्वेंस पर, उसी थॉट प्रोसेस पर आगे बढ़ाना। एक सब्जेक्ट पहले होगा, फिर दूसरा करेंगे। इस प्रभाव में कभी फंसे अपने नुकसान। जैसे सर कह रहे हैं कि 12th क्लास में भी आपको 5+1 की आदत थी, 5 मेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट आप सबने ले ही रखा होता था, तो 6 सब्जेक्ट्स मैनेज करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और जब आपके साथ इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना? आप सबकी हमें टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन है, तभी हमने आपके जस्ट एग्ज़ाम ओवर होते हुए आपको बुला लिया कि आप कहीं गलत टाइम वेस्ट ना कर जाओ। हम आपके लिए ऑप्शन तैयार कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो जस्ट अभी से भी इस वीक में भी सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो रिज़ल्ट के बाद भी कर सकते हैं। अगर
मेरे से पूछोगे, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं 1-2 सब्जेक्ट तो कम से कम स्टार्ट कर ही देता, क्योंकि घर बैठ के भी कुछ नहीं होना पूरा दिन। थोड़े दिन बाद आपको यही लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, खाली टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट, क्योंकि प्रोफेशनल का टाइम ही इंपॉर्टेंट है और आप कंपटीशन में आगे मैं रहना। एक मिनट ऐड कर दूँ। हाँ, ये कर सकते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ज्वाइन कर लो अभी, बाकी रिजल्ट की बात कर लो। तो ना तो ये हुआ कि बिल्कुल अटेंड नहीं किया और ना ये हुआ सारा स्टार्ट कर लिया। जितना टाइम है 1 या 2 सब्जेक्ट। क्यों सर? बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप अभी 1 या 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करते भी हो तो करोगे क्या आप बेसिकली? क्यों जल्दी आना चाहते हो? क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा तब तक इस बीच में आपके 2 या 3 चैप्टर बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। अच्छा, वो 2-3 चैप्टर अगर आप अब नहीं करोगे तो आप एकदम आखिर में करोगे ना। तो आप अपने एग्ज़ाम से पहले का अगर 1 महीना बचाना चाहते हो तो आपको 2-3 चैप्टर अभी कर लेने चाहिए, है कि नहीं? तो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपके सामने एक एज होगा कि आपका कोर्स आखिर में 1 महीने पहले जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अच्छे नंबर उन बच्चों के आते हैं जो रिवीजन बहुत अच्छा करते हैं। पढ़ते सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पर सारे बच्चे रिवीजन अच्छा नहीं करते, और रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम तभी मिलेगा जब आपका कोर्स आखिर में थोड़ा पहले ख़त्म होगा। तो जनाब ये रेस है, इसमें थोड़ी जल्दी शुरू करना, इसीलिए ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। कंपैरेटिवली ऐसा देखा गया, पेपर कंपैरेटिवली आसान थे, सबको एक लेवल तक बच्चे को आसान लगे, सिवाय एक लॉ का पेपर थोड़ा लेंथी था। सबका यही कॉमन फीडबैक था, राइट? बट दोस्तों, इस पेपर को सिर्फ बेंचमार्क मत मानिए। पेपर हर बार ऐसे नहीं होते हैं। पेपर सीए के आपकी नॉलेज के लेवल को टेस्ट करते हैं, और नॉलेज के लेवल को टेस्ट करने का मतलब सिर्फ यही है, इंटरमीडिएट स्टेज से असली प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है आपकी। इंटरमीडिएट में जितना ज़्यादा कंटेंट पे आप दम लगाएंगे, लॉजिक्स पे दम लगाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास वो प्रोफिशिएंसी आएगी जो एग्जाम को फेस करने के लिए चाहिए। इंटर का लेवल एक्चुअली में सीए वाला लेवल है। हम फाउंडेशन को एक एंट्रेंस लेवल ही बोलते हैं। सीए की असली पहली स्टेज अगर किसी को बोलना चाहिए तो इंटरमीडिएट को ही बोलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा टाइम आपके पास हो तो आपको ही फायदा होता है। 6 पेपर जो बनाए गए हैं, ये 6 के 6 कनेक्टेड पेपर्स हैं। ऐसा नहीं कि हम इन्हें साइलोज में पढ़ सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट 2 ग्रुप बनाता है, वो सिर्फ बच्चे को एक चॉइस दी जा रही है कि आप अपने कन्वीनियंस से देख लीजिए। लेकिन अगर 6 पेपर यहाँ डाले गए हैं तो वो कनेक्टेड पेपर हैं। आप देखिए, सर जो पेपर पढ़ाते हैं, वो आखिरी पेपर भी जो है, उस आखिरी पेपर का एक आखिरी पार्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बट आप सब यहाँ जो बैठे हैं अभी स्ट्रैटेजी पढ़ने ही आए कि इंटर के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम पूरे कोर्स में लगाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आखिरी पेपर है तो आखिरी में ही काम आएगा, वो थ्रू आउट काम आने वाला है। वहाँ हम बिजनेस की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, यहाँ हमें अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी सीखनी है। सो ऑल पेपर्स आर कनेक्टेड। तो जितनी जल्दी ये सारे एक ग्रुप वाले डर को दिमाग से निकाल दिया जाए। सर ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, आप सितंबर में एक ग्रुप देंगे, 1 साल कितने आराम से लग्जरी से पढ़ेंगे, और वही लग्जरी आपको सेकंड ग्रुप में ना मिले कि 3 महीने में खत्म करना है, तो प्रेशर होगा और सेकंड ग्रुप का रिजल्ट इम्पैक्ट होगा। बल्कि सेकंड ग्रुप ज़्यादा स्कोरिंग है। सर के जो 2 पेपर्स हैं, आई एम श्योर सर का जो रिजल्ट भी आप देखोगे, इट्स इमेंस। तो वो स्कोर आपके ग्रुप 1 के रिजल्ट्स को भी एक लेवल नॉच अप कर देते हैं। तो इसीलिए बोथ ग्रुप्स के लिए जाना और सही टाइम पे शुरू करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, राइट? अच्छा, आप लोगों को भी लग रहा होगा ना कि आप लोग आए हैं आज और थोड़े कम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो बड़े सारे हैं पर आप कम हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हम कम नहीं हैं, हम थोड़े अलग हैं। अलग होने की फीलिंग भी आ रही है ना। हम थोड़ी, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग के भी हैं, हम थोड़ी आगे की बात सोच रहे हैं। तो चूंकि आज आप यहाँ आए हो, वो फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड आपके अंदर है, तो उसको इम्प्लीमेंट भी आपको करना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो 1-1.5 महीने का टाइम है, हम इसको ख़राब नहीं करना चाहते। तो आप इस एक्टिविटी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो आप कम नहीं हैं, आप अलग हैं, तो थोड़ा अलग करके सोचना भी। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, अमित रॉय सर अकाउंट्स की बेस्ट फैकल्टी हैं। जितना डेप्थ में ये करवाते हैं कोई नहीं करवाता होगा, इतनी क्लासें लगाते हैं। और इनका अपना इंस्टीट्यूट भी है जनकपुरी में। सर फाउंडेशन को भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो
फाउंडेशन के अकाउंट्स की कंटिन्यूटी को लेके जाते हैं इंटर में। लवली सर आपको फाउंडेशन में लॉ पढ़ाते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को आगे लेकर के जाते हैं। अब फाउंडेशन में आपका टैक्स तो है नहीं, तो हम उस कंटिन्यूटी को नहीं चला सकते। मेथड सर कॉस्ट एफएम है, फाउंडेशन में नहीं है तो कंटिन्यूटी को नहीं ला सकते। अब आप बताइए, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे भाई हम कहाँ पढ़े, वो कहेंगे यहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, वहाँ पढ़ लो, दूसरे से यहाँ पढ़ लो। तो आपको क्या पता किसकी फैकल्टी बढ़िया, कौन सी फैकल्टी बढ़िया, कौन सी फैकल्टी नहीं बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट इज़ गारंटीड, ये 4 का कम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो वेयर यू विल गेट दिस कम्बिनेशन। अब जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बस मैं यही कहूँगा, मैं कह रहा हूँ तो आप बिलीव कर लो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ में आएगी। हाउ विल यू बिलीव इट, ये आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन हम आपको एश्योर कर सकते हैं जो आपको क्वालिटी यहाँ मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर फाउंडेशन में आपने स्टडी किया है लवली सर से, वो तो आपको ही ज़्यादा पता है, ठीक है। फिर टैक्स की मैंने क्लास बीच में ली थी फाउंडेशन में, आप में से अटेंड किए इसी ने, जीएसटी का जो पार्ट मैंने कराया था। तो वो स्टूडेंट एक क्लास ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कॉस्ट एफएम का सर का 24 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, तो बेशक आप सभी आ जाओ। कॉस्ट एफएम भी आपके लिए नया है, टैक्स तो क्योंकि जीएसटी की मैंने क्लास ली थी तो इंट्रोडक्शन हो गया। एक कॉस्ट एफएम की सारे क्लास अटेंड करके देखो, सारे आ जाओ मिलके, ज़रा देखो कॉस्टिंग होती क्या है, थोड़ा पता तो लगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है, 2 पार्ट है सर। एफएम में जो सर बात करे थे, स्ट्रेटेजी रियल लाइफ में हर वक्त आपको बनानी पड़ेगी, तो एक वो काम कर सकते हो आप, वो अटेंड कर लो। और सारे सब्जेक्ट नहीं, जब आप ज्वाइन करोगे अभी से तो 1 या 2 करना, ताकि साथ साथ स्टडी कर लो। मैं कहता हूँ 1%। बाद में हमें सोचना पड़ा कि भाई नहीं डिसकंटिन्यू, तो क्या हुआ, नॉलेज तो गेन कर चुके हो ना आप, इंटर तो आगे करना ही करना है, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वो कुछ भी स्टडी किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता, वो तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यू फॉर है। भाई आपकी पोजीशन क्या है, नथिंग टू लूज वाली ना, मतलब इसमें आपने लूज करना ही क्या है। तो अगर आप इसमें आ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और क्या, आप बेसिकली उस पोजीशन पे है ना, जैसे अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ, जब आपका 11th क्लास का आखिरी पेपर हुआ था, लेकिन 12th क्लास अभी हफ्ते 10 दिन लेट थी। ये तो मालूम है कि साहब आपने अच्छे खासे सिस्टम में जाना है, पर वो 1 हफ्ता क्या करें, इसका बढ़िया इस्तेमाल करें। बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, नथिंग टू लूज वाला केस है, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। और क्या क्या चला क्या, आपको मिल तो कुछ रहा है, पर आपके हाथ से जाएगा क्या, कुछ भी नहीं। सर ये सब ने ना 12th क्लास भी ना 1 मार्च से या 12 मार्च से स्टार्ट कर दी थी, 1 अप्रैल का वेट नहीं करा था, अभी रिजल्ट नहीं आया था। अगर आप देखो 12th के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, 12th की क्लासेस कब से स्टार्ट कर देते हैं, 10 मार्च से स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी ने ज्वाइन करी थी वैसे? ईशिर करी थी? नहीं ईशिर कर रहा था। ईशिर आपने कब से ज्वाइन करी होगी लगभग? अगर नॉर्मल आपका रिजल्ट आ रहा था तो मतलब पहले स्टार्ट कर देते रिजल्ट से पहले ही, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप जैसे 12th में जो चीज़ फॉलो करें, 12th में भी आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे, इंटर में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, और आप इसको 2 पार्ट्स में मानो ही ना, जैसा सोचोगे वैसा होगा लाइफ में। अगर आपने सोच लिया कि है ही 6 पेपर, अगर इंस्टीट्यूट ऑप्शन ना देता तो आपको 6 ही पेपर एक साथ देने पड़ते ना। तो और अगर जैसे सर बात कर रहे थे कि अगर सितंबर टू सितंबर आपने ग्रुप 1 दिया, तो ग्रुप 2 की कोचिंग आप 3 मंथ्स में कोचिंग भी कंप्लीट कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, एग्ज़ाम भी दे दोगे, नहीं हो पाएगा। यानी उसके लिए भी आपको तैयारी तो पहले से ही करके रखनी पड़ेगी ना। तो बेटर यही है कि जितनी जल्दी आप ग्राउंड में उतर जाओ ज़्यादा बढ़िया। 8-10 दिन बाद आपको यही लगने लग जाना है यार क्या करूँ, कुछ करने को है ही नहीं। जितना मर्जी कितना इंस्टा चला लोगे, एक लिमिट है, उसके बाद थक जाओगे, क्या देखें या क्या करें, चल यार कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि और आपकी ना कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपने 1 मंथ का गैप ले लिया, रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो एक लिंक टूटता है, फिर वापस स्टडी में आने के लिए आपको 10-15 दिन और लग जाते हैं। यानी आप और बच्चों के मुकाबले 45 डेज पीछे हो जाओगे, जिन्होंने अभी से ज्वाइन कर लिया और जो तब ज्वाइन करेंगे 45। आपको ही बताइए, एकदम से जब हम कहीं घूम कर भी आते हैं ना, घर में भी सेटल होने में 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, वो चीज़ नहीं आ पा रही होती, ठीक है ना। तो बेटर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्वाइन कर लो अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 1,
ग्रुप 2, जो आपको सब्जेक्ट लगता है यार मैं इसको पहले स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे कोई भी सब्जेक्ट जो आपका पर्सनल लगे कि यार इसके साथ कनेक्ट करके हम अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि हमारा टाइम यूटिलाइज हो। यही टाइम बताऊँ क्या होता है, अभी का 1 मंथ और एग्ज़ाम से पहले का 1 मंथ क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेम है पर वैल्यू वाइज बहुत अलग है। जो अभी का 1 मंथ है ना, अभी आप रिलैक्स मोड में हो, वही भगवान को आप एंड में क्या कह रहे थे, भगवान एक दिन और दिलवा दे, और यही एक दिन जो अभी है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे। समझ आ रहा है आपको? तो बेटर यही है कि जो लोग, जो दुनिया कर रही है वो अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। दुनिया से कुछ अलग करोगे तो ही आपको कुछ अलग मिलेगा, अदरवाइज जो दुनिया को मिल रहा है नॉर्मल, आप भी नॉर्मल में रहोगे। वो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया कर रहा है। तो बेटर मेरी एडवाइस पर्सनल लेवल पर यही है, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर कर दो, बैठे मत रहो खाली। हाँ, कुछ ना कुछ करो, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे। मान लो अकाउंट्स ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हो, कंटिन्यूटी बन जाएगी, लॉ पढ़ते आ रहे हो, कंटिन्यूटी बन जाएगी, और आपको लगता है ये तो पहले भी पढ़े हुए हैं, नया तो कॉस्ट ऑप्शन में आ जाओ। आपको लगता है नहीं टैक्स में, तो आप टैक्स में आ जाओ। हम तो आपको सारी ऑप्शन दे रहे हैं। रिजल्ट के बाद तो आपने सब सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने ही है, उससे पहले आप क्या करो, कुछ तो स्टार्ट कर दो, कुछ नॉलेज ही मिलेगी। सर सिलेबस भी फाउंडेशन के कंपैरिजन में आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस जस्ट डबल है, तो आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है कि अभी से स्टार्ट करना है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी स्टार्ट करना है आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा, ऑडिट का, लॉ का, ये मतलब पेपर है आपके लिए, तो ये आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप रिविजन कर सकते हैं, लास्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट जो है आपने दिए होंगे फॉर्मेशन में, आपको तो प्रॉपर मॉक टेस्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज सीरीज होगी, टॉपिक वाइज सीरीज होगी, तो ये सारी गाइडेंस। नंबर ऑफ रिविजन्स भी आपकी बढ़ जाएगी। लेट सपोज हम तो यही आपके लिए प्लान करेंगे, जैसे 6 मंथ्स में आपने कोर्स कवर कर लिया और बाकी उसके बाद आपके पास, जैसे अभी भी हमारा जो जनवरी वाले बच्चे हैं वो अगस्त में फ्री हो गए हैं, मतलब अगस्त में उनकी कोचिंग ओवर हुई है, और 99% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोथ ग्रुप भी ज्वाइन करे थे और एक साथ कोर्स वगैरह उनका ओवर हुआ है। आप बताओ, उनके हमने टेस्ट लेने स्टार्ट करे हैं, मतलब हर मंथ उनके अब टेस्ट हैं। जैसे अभी कल ही टेस्ट हुआ है, तो हमने क्या करा, पहले 5 चैप्टर का टेस्ट लिया, फिर 10 चैप्टर का टेस्ट कर लिया, फिर अब अगले नेक्स्ट मंथ में पूरे कोर्स का होगा। ऐसे ही हर मंथ सर का टैक्स का टेस्ट है। तो इससे क्या होगा कि आप जितनी बारी टेस्ट देने आएंगे उतनी बारी आप कोर्स रिवाइज करेंगे। आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो आपको रास्ता याद नहीं था, लेकिन बार बार आकर आपको रास्ता भी याद आ गया, आप इसके नए तरीके भी ढूंढ रहे हो कि यार यहाँ से भी जाकर ये रास्ता आ जाता है, यहाँ से जाकर भी सेंटर आ जाता है। तो यही है, ये सब चीज़ें कब कर पाओगे, जब आपने काफ़ी बारी वही चीज़ें रिपीट कर ली है। तो अगर आपने कोर्स कई बारी कर लिया तो फिर आप कहोगे यार और भी देख लेते हैं, कुछ और भी तरीका हो सकता है इसका। लेकिन अगर आपने टाइम से ये करा तभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, अदरवाइज नहीं तो फिर आप कहोगे यार नॉर्मल कोर्स करके 2 बारी रिवाइज करके चले जाएँ। 5 टाइम्स रिवाइज करना है आपको। अगर कोई चीज़ आप 5 टाइम रिवाइज कर लोगे तो गारंटी दे रहा हूँ आपको कोई पास होने से रोक ही नहीं सकता। तो टारगेट यही करना है हर सब्जेक्ट का कितने टाइम। सर ने एक टर्म यूज़ किया एट पार, है ना, सर ने बोला था ना। अच्छा, वो एट पार जो टर्म है सर अकाउंट्स का ही टर्म है। तो शेयर्स पार पे भी इशू करे जाते हैं, प्रीमियम पर भी इशू करे जाते हैं। जो प्रीमियम टर्म है उसको अगर अकाउंट्स में ना सोचे, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी सोचे, तो उस प्रीमियम का क्या मतलब होता है। प्रीमियम यानी क्या, समथिंग एक्स्ट्रा। इसका मतलब मेरे पास बाकियों के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा जो है ना, हर जगह इसको पाने के अपने अपने तरीके होते हैं। वो जो बड़े सारे तरीके हैं ना, उसमें से एक तरीका जो है, जो हम आज आपको स्ट्रेसफुली समझा रहे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बन के बताना है। तो उसमें बड़े सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका ये है कि जो जल्दी शुरू करेगा वो जल्दी ख़त्म भी करेगा। वो बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो सुबह जल्दी शुरू करेगा वो काम को जल्दी ख़त्म भी करेगा। तो फटाफट शुरू करना है और फटाफट में भी पहले शुरू करना है। इसलिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। फटाफट इंटरमीडिएट के कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास गंवाने को तो कुछ है नहीं, कुछ आपको फ़ायदा ही। अच्छा, पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो पूछो। आपके माइंड में तो बहुत क्वेश्चन होंगे, ये करें वो करें कैसे करें, आप पूछो अपने माइंड में जो क्वेश्चन। ईशिर पूछना चाह रहा था, पूछो पूछो। पूछो।
भाई बेनिफिट तभी है जब आप हर बात पूछ के जाओ। अगर आपको जरा भी कोई डाउट रह गया, दे दो माइक, दे दो, आप सभी पूछो जो भी आपके दिल में है। अगर बाई चांस क्लियर नहीं हुआ और ये क्लासेस हमने ज्वाइन कर ली, फिर आगे फाउंडेशन में हम फिर से ज्वाइन कर सकते हैं? वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमने अभी इंटर के बैच ज्वाइन कर लिया 1 और 2, लेट सपोज मेरा नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो फिर मेरे को वापस फाउंडेशन में आना है, तो जो फीस दे रखी है वो कहना चाह रहे हो? देखो, जो भी आप फीस देंगे 100% रिफंडेबल है। हम आपको स्लिप देंगे, उसमें लिखा होगा दिस इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम फी वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। हम आपको एक स्लिप देंगे, उसमें लिखेंगे द स्टूडेंट डिपॉजिटेड दिस अमाउंट एज सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी फी में तभी कन्वर्ट होगी व्हेन यू हैव क्वालिफाइड। अदरवाइज यू हैव गोट 100% राइट टू टेक रिफंड ऑफ 100%। ₹1 विल नॉट बी डिडक्टेड, सिंगल रुपी भी नहीं। क्योंकि भाई देखो, जो स्टूडेंट बेचारा किसी का क्लियर भी नहीं हुआ, उसके पैसे भी काट लो, तो इससे तो ज़्यादा गलत उस बच्चे के साथ हो ही नहीं सकता ना। तो हम क्या, जैसे पास्ट में हम क्या करते रहे हैं, उस बच्चे को फिर ऑप्शन देते थे भी तू फाउंडेशन द्वारा कर ले, और फाउंडेशन द्वारा बहुत बहुत कम डिस्काउंटेड फीस पे, और तुम चाहोगे तो ये वाला तुम्हारा उसमें एडजस्ट कर देंगे। बच्चा कहता नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी अब तो हम फाउंडेशन की 2-2 अटैम्प्ट अलाउ कर रहे हैं। देख सर, 2-2 अटैम्प्ट है ना बच्चों की, इन बच्चों की भी 2-2 अटैम्प्ट है। बता दो एक बार इनको क्या सिस्टम रहेगा 2-2 अटैम्प्ट का। एक अटैम्प्ट के लिए होगा। देखो फाउंडेशन में भी, अच्छा फाउंडेशन में भी कोई पेमेंट नहीं होगी। कोई बच्चा रह जाता है, फाउंडेशन की क्लास में दोबारा आ जाए जनवरी 25 तक, नो पेमेंट एट ऑल। और जो आपने इंटर में दिया है, यू आर इंटाइटल फॉर 100% रिफंड। बिल्कुल, हम बिल्कुल 100% फेयर होके चलेंगे, क्योंकि अब अटैम्प्ट जल्दी जल्दी आ गए ना। तो बच्चे को मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया सितंबर, 3 महीने पहले ही आया था, वो जल्दी जल्दी कवर किया, पास हुआ नहीं। अब कहीं जी जनवरी 25 के लिए फिर दोबारा फीस दो, तो हमने डबल अटैम्प्ट कर दिया है। जो एडमिशन लेगा वो 2 अटैम्प्ट का एडमिशन है, वो 2 अटैम्प्ट पर यहाँ पड़े हमारे पास। और इंटर की पूरी फीस रिफंडेबल है, और अभी भी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं लेंगे, एक इनिशियल 5000 रुपीज़ का अमाउंट लेंगे, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट कर लेंगे। मान लो ज़्यादा ज़्यादा आप 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करोगे, ज़्यादा तो ज्वाइन करोगे नहीं। एक करोगे तो 5000, 2 करोगे 10,000। हाँ, और जो बुक्स हम देंगे, बुक्स का पैसा भी नहीं डिडक्ट करेंगे। नहीं, बुक का सर डिडक्ट करने का मतलब नहीं है बच्चे की बुक किस काम की, 100% रिफंड होगा। टाइम नहीं वेस्ट करिए, बस लग जाइए आप। हम लोग का ये सोचना है, सारे इकट्ठे हुए जो इतने सीनियर टीचर्स हैं, आप देखो, आंख बंद करके आप स्टार्ट करो, आपका कोई लॉस तो है ही नहीं। हम आपको 100% रिफंड कर रहे हैं। पास होने पर आपके मजे आ गए, 1.5 महीना पहले आके चले गए आप, कर लो ज्वाइन। 1% किसी का नेगेटिव होता है, कोई बात नहीं, अगले दिन से फाउंडेशन में फिर आ जाओ, वो अपना पूरा वापस ले लो। मैं मनी वाइज हम आपके साथ कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं करेंगे, पूरा पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हम सारे टीचर्स सीनियर टीचर्स हैं, हमारी वो स्टेज है जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ सोचेंगे ही नहीं मनी वाइज कुछ भी। हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि बेस्ट रहे। बेस्ट रहे का पर्पज़ ये है, अगर आप सेटिस्फाइड है तो आप 10 बच्चों को नए को और ले आओगे, वो पेमेंट हमारी वहाँ से आ जाएगी। क्लियर है भाई, सीधी बात है। आपके साथ जस्टिस करेंगे तो आप 10 बच्चों को और ले आओगे, तुम्हारे साथ इनजस्टिस करेंगे तो तुम तो जाओगे, बाकी और जाएंगे। अब ये इंस्टीट्यूट करीब करीब 35 साल पुराना, मैंने 1984 में स्टार्ट किया था, आज भी चल रहा है। किसके बेस पर? किसी बच्चे से पूछ लो, सर मेरे अंकल ने कहा था, मेरे भाई ने कहा था। कुछ बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं कि सर मेरे पापा भी आपके स्टूडेंट थे, मेरी मदर आपकी स्टूडेंट थी। तो चीज़ ये है कि आप निश्चिंत रहो, आप जो भी बात दिल में आप पूछो। देखो अगर ये नहीं पूछते तो ये बात रह जाती। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, और सबके माइंड में क्लैरिटी होगी। पर्पज़ यही था सेमिनार का कि आपके दिल में जो डाउट है ना, आप पूछो, क्योंकि ये बातें आप रिसेप्शन पे पूछोगे। देखो रिसेप्शन वालों को भी सारी बातें नहीं पता होती। ऑन द ऑनर मैं जो बात कह दूंगा वो फाइनल है, कोई भी कह देगा वो फाइनल है। और पूछिए, और पूछ लो ईश्वर, आपको कोई गाइडेंस वगैरह जो के भी लिए मतलब कॉल आ रही थी? माइंड में बात है ना, आप पूछो, तभी तो फायदा है, नहीं तो फायदा हमारे सारे टीचर ने आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। यहाँ पर रुके हुए सभी लोग, उज्ज्वल अगर आपको लगता है पूछना पूछो कुछ माइंड में बता पर्सनल गाइडेंस हम आए इसलिए बेटा आप लोगों के लिए। बैचेस वगैरह किस टाइम होते हैं इसकी? अगर हम अभी ज्वाइन कर ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं FM ज्वाइन कर लूँ, कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, अगर 24 से ही कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो कैसा क्लासेस रहेंगे आपके पास टाइमिंग फॉर द 1 मंथ? डेज एंड टाइमिंग
जैसे हमारे फाउंडेशन में होता था हाँ जी, हाँ जी, अलग ये अलग ना सब्जेक्ट। आप वो रिसेप्शन से printed- ब्रोशर भी कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटेड टाइम टेबल है, ठीक है ना। देखिए 3 days अपने पास पैम्फलेट होंगे ना, अदरवाइज मैं आपको बता दे दो सारे बच्चों को पैम्फलेट दे दो। मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ शेड्यूल के लिए। ये मैं पैम्पलेट लेकर आया वो था। अभी पैम्फलेट लेके आ रहे हैं, अच्छा। सारे बच्चों को पैम्फलेट दे दो, सबको एक एक दे दो नरेश। ऐसे प्लान है जो 3 सब्जेक्ट MW ये है, time 3 table है। सब्जेक्ट TTS और सैटरडे संडे 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट वो हैं, मतलब रोज के 3 सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपको फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट्स की तो आदत है ही। दो और चाहिए। आपको 24 से कॉस्टिंग और FM शुरू हो रहा है, बाकी एडवांस अकाउंट सर बता देंगे चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 24 में गलत मिसप्रिंट है, वो 24 है। और मेरा अगर आपको कोई मेरी क्लास ज्वाइन वगैरह करनी हो तो 25 से मेरी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कल मेरी वो वाला चैप्टर वाइंड अप होना है, नया चैप्टर है वो तो वहीं से ही आप मान लो कि कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बेसिक आपको पता ही है लॉ क्या होती है। बस उसके आगे आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से ज्वाइन करोगे वो मेरे हाथ में है कि मेरे को। मतलब लॉ में तो आपको प्रॉब्लम है ही नहीं ना, लवली सर को आप जानते हो, अपने आप सब कर देंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, बाकी अकाउंट्स का सर आप बता दो सबसे। एडवांस अकाउंट्स का हमारा बैच स्टार्ट 13 से हुआ। वी जस्ट हैड 4-5 क्लासेस और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं 25 से। तो आप 25 से आराम से join तो 24th को सर की क्लास अटेंड कर लो। फर्स्ट क्लास आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड करके देख लो सारी क्लासेस। सर की 24 को तो आप सारे आ जाओ ना, हम आपको अभी आपको कोई 5,000 कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, सर की क्लास में सारे आ जाओ, ठीक है, 3-4 क्लास पहले अटेंड कर लो। क्लासेस 4 क्लासेस करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद जब आपको कंटिन्यू करना हो तो आप सब्जेक्ट का 5,000 आपको रिसिप्ट हम देंगे लिख करके, सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेसिकली मनी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका मेन करियर ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्योंकि आपके 5-10 हज़ार से हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप खुद सोचो, कोई फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन और वो भी हम रिफ़ंड भी कर रहे हैं, और लाइसेंस कॉस्ट भी सर बियर कर रहे हैं, लाइसेंस कॉस्ट भी सर बियर कर रहे हैं, बुक्स कॉस्ट भी सर बियर कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी लाइफ में जो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो टाइमली कंट्रीब्यूट कर दे। एक वो है ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो, बस। लॉ में भी आ जाओ बच्चे। हाँ जी, जैसे अकाउंट्स में भी आप लोग आ जाओ, लॉ में भी आ जाओ, ऑडिट में, कॉस्टिंग है, टैक्स का सर बता देंगे कौन सी डेट आएगी। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं कहीं और स्टडी किया है उनको भी ले आओ, उनके साथ भी टर्म्स यही रहेंगी सेम। और जितने आपके जूनियर्स हैं उनको भी रिकमेंड कर देना कि फाउंडेशन की कोचिंग यहीं से लेनी है। करोगे ना या नहीं करोगे? उनको भी करना, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारा है वो हमारा बन गया, हम उसे हमेशा के लिए बनाते हैं अपना आगे तक। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको हमारे बारे में सोच रहे हैं, रिश्ता वही बात नहीं। हाँ, हम आपके बारे में सोचेंगे, आप हमारे बारे में सोचो। आपको सारे फ्रेंड्स को यहाँ ज्वाइन करवाना है। कोई आपका फ्रेंड या आप ये कहें भी चारों में से किसी भी टीचर की टीचिंग अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आया, तो बाद में भी रिफंड ले जाना, फीस देने के बाद भी रिफंड ले जाना। किसी भी सब्जेक्ट में सेटिस्फाई नहीं हो आप फीस रिफंड ले जाओ, 15 क्लास अटेंड कर लो, फीस रिफंड ले जाओ, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट जो हमारी क्लास में आएगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और पूछिए डाउट्स, पूछो बेटा, आप पूछो कुछ भी, पूछो पूछो। गौरव पूछना, पूछ गौरव पूछना, पूछो। मैंने एक जीएसटी की क्लास ली थी ना, बच्चे थे उसमें, तो पहले तो उससे थोड़ा सा आइडिया इनको लग गया। ठीक है, आपने जीएसटी क्लास अटेंड की थी मेरी? ठीक, समझ में आया था जीएसटी? यस सर। इनकम टैक्स जीएसटी से आसान है, सबसे मुश्किल जीएसटी है। अगर वो समझ में आए तो इनकम टैक्स और आसान है। फाउंडेशन के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। शायद ये आपका मतलब अब रियल से स्टार्ट होगा आपका। वो तो आपने कर लिया, फाउंडेशन पास कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इंटरमीडिएट जो है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और कई बार रिवीजन लगाना पड़ेगा, बहुत लेंदी सिलेबस है। इंटर में किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो सर से आप बात करेंगे, मैं अपना नंबर दे दूँगा सर आपको। कोऑर्डिनेट करेंगे। बाद में भी, पहले भी, सारी किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी हो टाइम। हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, हमारे सबके नंबर आपको मिल जाएंगे। डाउट जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। आप पूछो कोई डाउट, आपने कोई नहीं ये पूछा सबसे शांत बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं पूछता। मेरा थोड़ा टाइम है? अच्छा, कोई फिर भी कोई क्वेश्चन सर पता है आपका बेटा कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे है आपके दिल में?
24 को आना है, 25 को आना है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, 3-3, 4-4 क्लासेस करिए, फिर जैसे कंफर्टेबल हो आपको जो डिसाइड करना है आप डिसाइड करिए। बेसिकली 1 वीक का आप आराम से आके अपना हर चीज़ को देख लो, फिर फाइनल डिसीजन ले लो कि मैं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कौन से करने हैं आगे। अभी स्टार्टिंग में सर जब तक ग्रुप एग्जाम नहीं दोनों हो रहे। इकट्ठे देने हैं कि एक एक देना है? उसके फायदे? फायदे ही फायदे हैं। आप बताइए ना सर। अच्छा, ये आपको पता है क्रिकेट का चक्कर है, बहुत ग्रुप का सर थोड़ा प्रकाश करिए। बोथ ग्रुप के लिए बोथ ग्रुप के देने के देखो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट एडवांटेज आपसे पूछूं तो वो ये है कि सेट ऑफ। जैसे आपका ग्रुप 1 में थोड़े से मार्क्स कम भी पड़ रहे हैं पर आपके पास सभी सब्जेक्ट्स में 40 हैं। मान लेते 40 40 40 120 आपके ग्रुप 1 में है। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया होता तो आप रह गए। बोथ ग्रुप में देकर बोथ ग्रुप में अगर मान लो आपके ग्रुप 2 में 180 है तो टोटल कितने हो गए 300 और सभी सब्जेक्ट में 40 हैं। तो बताओ आप ग्रुप 1 में फेल होते हुए भी पास माने जाओगे। एक तो ये फ़ायदा मिलता है और ये मिलता है और इस बार भी कुछ बच्चों को मिले। मैं मार्कशीट निकलवा कर आपको दिखाऊंगा। ये एक बच्चा सेट ऑफ से ही पास हुआ है कि ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में एक ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स है क्योंकि अब आपके ओवरऑल गिने जाएंगे। फिर आप नहीं तो अदरवाइज़ 120 होते तो आप रह जाते। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा आर्टिकलशिप में भी अगर आप जाओगे तो जब बोथ ग्रुप वाला बच्चा जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस जनरली मिलती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल ग्रुप। और बोथ ग्रुप देने के थर्ड फ़ायदा रैंक आती है, सिंगल ग्रुप की रैंक नहीं आती। ये 3 बेसिक फ़ायदे तो हैं ही हैं। उसके अलावा आप अब मैं आज भी बोलता हूँ कि मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले हैं तो सारे कहते हैं अच्छा ऐसा है। मतलब समझ रहे, बोथ ग्रुप देने का एक आपका मतलब स्टेटस भी बन जाएगा कि मैंने यार बोथ ग्रुप दिए हुए हैं, मैंने कोई सिंगल नहीं दिए। सिंगल वाला आप भी बताओ, आप इंटरव्यूअर हैं, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बोथ ग्रुप दिए और एक बच्चा कह रहा है मैंने सिंगल ग्रुप दिया, आप किसको रखना चाहेंगे? हेलो क्या? हाँ, बोथ ग्रुप वालों को आप रखना चाहेंगे ना। तो जब आपको ही पता कि हम रखेंगे भी बोथ ग्रुप वालों को तो आप क्यों नहीं बन रहे वो? सर पहले शायद चल जाता था कि आप सिंगल ग्रुप लो, पहले क्या होते थे 4-4 पेपर होते थे, 8 पेपर काफी लेंदी होते थे। अब इतना सारा टाइम है आपके पास, लगभग 12 महीने हैं, तो आप आराम से 6 पेपर पे आएंगे, बहुत आराम। अजय सर मैं आपको तो जिसने करना है ना उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। 8 हैं या 6 हैं या 10 हैं, 8 वाले भी हैं, हमने 8-8 पेपर भी दिए हैं और लगातार जाग कर भी दिए हैं। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तैयार होगा। यार 6 कैसे होंगे, 3 कैसे? वो जो 6 में रो रहा है वो 3 में भी रोएगा। और जिसने करना है ना उसने बस करना है। आपके बस विज़न होना चाहिए कि मेरे को करके दिखाना है तो हम करेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट था 54% 12th में मार्क्स थे और उसने फाउंडेशन इंटर फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करिए, बोथ ग्रुप से क्लियर करिए। यानी 12th के मार्क्स भी मैटर नहीं करते। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसके पास एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ है। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप हमारे से कनेक्टेड हो तो हम आपके सेकंड पेरेंट्स ही हैं। आपके पेरेंट्स जो आपके अंदर क्वालिटी नहीं डाल पा रहे होते वो हमारे थ्रू डलवाना चाह रहे होते हैं कि ताकि आप कॉम्पिटेंट बन पाए, ठीक है ना। तो अगर हम आपके पेरेंट्स बन के ही यहाँ पर खड़े हुए और आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और हमारी बातें मानो। कल भी करना ही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो आपको कम करना पड़ेगा, करना उतना ही है। यही चीज़ आप पहले ज्वाइन कर लो। और सर ने तो इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी कि हम आपके मनी भी पूरी रिफंड करेंगे। यानी लाइसेंस कॉस्ट भी सर बियर कर रहे हैं, बुक कॉस्ट भी सर बियर कर रहे हैं। वो कह रहे कोई बात नहीं, हमारा लॉस होता है तो, लेकिन बच्चे का अगर कुछ एक बच्चे का भी फ़ायदा हो गया, हमारा जो आज का सेमिनार है वो सक्सेसफुल हो गया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और कोई बोथ ग्रुप देना है, सिंगल के बारे में सोचना भी नहीं है। हम कोई नालायक छोड़ना, अगर नालायक होते तो हमें तो 12th के बाद ही 100 बंदों ने रोका था, सीए रहने दे यार, मत कर मत कर मत कर। हमने क्या कहा, नहीं भाई तुम्हारी नहीं सुननी, हमने करनी है तो करनी है। तो अब भी अब यही माइंड में रखना, भाई करना है तो करना है। 100 बंदे मना करेंगे बोथ ग्रुप मत कर, सिंगल ग्रुप कर, ये वो, परेशान तो अल्टीमेटली आपको ही होना पड़ेगा ना कि 3 महीने में कैसे कवर करेंगे आप, ठीक है ना। और कोई दर्द हो तो बताओ। पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के अलग है। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूँ, तो 65 लेक्चर्स लॉ के होते हैं और 55 लेक्चर्स लगभग ऑडिट के होते हैं। 65 लेक्चर्स लॉ के हैं और 55 लेक्चर्स ऑडिट के हैं, ठीक है ना। बाकी सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो टैक्स का है।
टैक्स में तो 100+ क्लासेस हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी 100 के आसपास क्लासेस हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट SM में भी 80 क्लासेस हैं और एक एक क्लास 3-3 घंटे के ड्यूरेशन की होती है। सर टैक्स का सबसे बड़ा सिलेबस है। देखिए CA बनने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा काम आता है तो सर टैक्सेशन, इनकम टैक्स और GST, और इसका सिलेबस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट के साथ ही ऐसा है, लेकिन CA का मतलब होता है टैक्स एक्सपर्ट इन जनरल, उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो हमें सब कुछ ही करना है, तो आप बस यही है कि भाई एक सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट अभी से स्टार्ट कर लो, बाकी बाद में। किसी भी आम आदमी से बात करेंगे CA क्या करता है, वैसे तो एक जवाब होता है कि CA ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करता है, उसको छोड़िए, पर वैसे CA क्या करता है, टैक्सेशन का ही काम करता है ना, ठीक है। तो ऑडिट का भी करता है, हाँ ठीक है, पर मेन काम तो टैक्स का ही है। अच्छा ऑडिट सारे लोग कराते थोड़ी है, पर टैक्सेशन का मामला तो आज की डेट में हर आदमी से रिलेटेड हो गया। तो इसलिए टैक्सेशन की जो क्लासेस हैं वो आपके सिलेबस में, आपके प्रोफेशन में, आप जो आगे फ्यूचर में बनने जा रहे हो, जो आप अपना फ्यूचर नहीं, आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचोगे, उसमें अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा काम आएगा तो टैक्सेशन। फैमिली से मेरा मतलब है आप लोगों ने भी वेल्थ क्रिएट करनी है कि नहीं करनी, कभी तो कमाना शुरू करना है ना। तो कमाने की दौड़ में जो आपका सबसे ज़्यादा मजबूत टूल होगा, जैसे कारीगर टूल इस्तेमाल करता है ना, आप कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे, टैक्स। तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। टैक्सेशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये बात बड़े आराम से कह सकता हूँ। लो प्लीज साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके नेबरहुड में, आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा जो आपसे क्वेरीज पूछी जाएंगी वो टैक्सेशन ही होगी। कोई नहीं पूछने वाला इसकी एंट्री क्या पास करनी है, कोई नहीं पूछने वाला इसका लीगल सेक्शन क्या होने वाला है, बट जो ज़्यादा पूछने वाले हैं, मेरी इनकम यहाँ से हो रही है, उसकी टैक्सेशन क्या करना है, मेरा बिजनेस है पापा का, उसका GST का क्या करना है, वो सब क्वेरीज आपके पास आएंगी। और जैसे किसी को पता चलता है आप CA कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप टैक्स एक्सपर्ट है। तो ये सब्जेक्ट आपके करियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन योर पर्सनल लाइफ। भाई कई काम फ्री में भी करने पड़ते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन वो ठीक है, कुछ रिलेशंस के लिए भी होता है, लेकिन वो सब चीज़ें यही से आनी होती है। नॉर्मल की बात कर लो, आपको आज के टाइम में कार सबको चाहिए, खरीदेगा, ठीक है ना। अब कार के लिए कार लोन चाहिए, कार लोन आपको चाहिए, तो अब कार लोन तभी अप्रूव होगा आपके रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है ना, ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे। 2 बेसिस तो आपसे लेंगे ही लेंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सबसे पहले लोन के लिए लेंगे, आप टैक्स कितना भरते हैं, तो वो टैक्स भरवाने के लिए आप लोग ले लो, साथ साथ खाना पीना स्टार्ट करो। आप भी सर रुक जाओ, 2 मिनट ना बोलो, बच्चों कुछ खा रहे थे तो स्टार्ट प्लीज। कोई पर्सनल क्वेरी है तो भी ले लेना, आप आराम से स्टार्ट करो। अच्छा एक बात बताइए, खाते पीते ही बातचीत करते हैं। हमने आपके फ़ायदे की आज इतनी सारी बातें आपको बताई, लगभग हमने ये कहा कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आओगे तो आपको कोई पैसे खर्च करने ही नहीं है। तो इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? इस सब में आपके फ़ायदे की बात तो बड़ी हो गई, इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, आपके हिसाब से हमारा फ़ायदा क्या है? कनेक्शन, थोड़ा इसको समझाइए। तो आप हमारे फ़ायदे की सिचुएशन अभी क्यों समझना क्यों चाहते हो, उससे बड़ी बात है। आप हमारी फ़ायदे की सिचुएशन अभी समझना ही क्यों चाहते? मेरे पास इससे बड़ा पर्सपेक्टिव है। भाई एक दिन तो आप सबको CA बनना है ना, सर्विस करें या प्रैक्टिस करें, कुछ लोगों को तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, अपने क्लाइंट्स को तो रिस्पॉन्सिबल होगे ना, आपने उनके बिजनेस मैटर्स को भी तो डील करना ही है ना, उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी आपने ज़रूरी स्ट्रेटजी बनानी है ना। तो ये भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग हर समय सीखते हैं विन विन सिचुएशन, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। तो आपका क्लाइंट आपके पास आए स्ट्रेटजी बनाने के लिए, यार मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन बना दो, बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जो आज हम कर रहे हैं ना, ये आपके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि यार ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाने की स्ट्रेटजीज बनाई जाती। दुनिया में ना कुछ भी फ्री नहीं होता है।
ये जो आज हम यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी दे रहे हैं, मतलब हम कोई संत महात्मा थोड़ी है, हम ये काम क्यों करेंगे? लेकिन हम थोड़ी दूर की सोचते हैं। हम लोगों ने सारी कॉस्टिंग कर रखी है। हमको मालूम है कि हम इस अमाउंट को एक दिन आप लोगों से रिकवर कर लेंगे, है ना। हमको मालूम है कि एक सेटिस्फाइड स्टूडेंट हमको और 20-25 स्टूडेंट भेजेगा, उससे जो हम अर्निंग पोटेंशियल जनरेट करेंगे उसमें हमारी ये सारी कॉस्ट और हमारा जो भी हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो हम रियलाइज़ कर लेंगे। इसमें हमारा फ़ायदा है, लेकिन आपका ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप एक दिन इस्तेमाल करेंगे अपने क्लाइंट के फ़ायदे के लिए। ठीक है रोहन लवली एक बात मैं वैसे बात करता चॉकलेट मेरी। सर ने जो बात कही है, एक एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको आगे। मैं जो है एम.के. गुप्ता सर से टैक्स की क्लास ली थी। अब मैं सर का ही स्टूडेंट हूँ, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए, एग्जामिशन मैंने स्कोर करी, तो उसके बाद मेरी सिस्टर भी सर की स्टूडेंट है, तो यानी समझ रहे हो। और आज तक मेरे से जो भी पूछता है टैक्स कहाँ लगाऊँ, सीधा क्या रिकमेंडेशन है, यानी हमने अगर एक बार ही सेटिस्फाइड कर दिया तो पूरी लाइफ टाइम आप उसी टीचर को रिकमेंड करेंगे। सेम 11th-12th में भी आपको पता ही है, ठीक है ना। तो हम आपके साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहेंगे, कभी हम गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक के साथ अच्छा कर रहे हैं तो समझ रहे हो पूरी लाइफ टाइम में उससे एडवाइस लेने आएंगे ही आएंगे। आपकी फैमिली में भी 10 बच्चे पूछेंगे, यार जब भी कोई सीए स्टार्ट करना हो चाहता होगा ना आपकी फैमिली में, आपके घर में ज़रूर आएंगे, आपके बेटे ने कहाँ से सीए करी, मतलब आपके फादर मदर से पूछेंगे आपके बेटे ने कहाँ से सीए करी, ये वो। तो इसलिए हम तो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप पूरी लाइफ टाइम हमें रिकमेंड। मेरे से आज तक देख लो, मैं खुद पढ़ा, मेरा ब्रदर भी सी है, मेरी सिस्टर भी सी है, सब सर के स्टूडेंट है। और एक और बात बता दूं, मेरा बैंक अकाउंट सर के चेक से खुला था। मतलब मैंने सर की क्लास में एक सही आंसर दिया था, ठीक है, तो सर चेक डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस समय पे, तो सर ने मुझे 500 का चेक दिया था, तो मैंने पीएनबी बैंक में अकाउंट खुलवाया था उस समय, और वो अकाउंट में इतनी बरकत है, आप देख ही रहे हो आप सब, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आपके घर में ब्रदर सिस्टर कोई रिलेटिव कोई है जो यहाँ से पढ़ा हुआ है आपका? अच्छा, और मतलब बात वही है कि इफ़ यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, दैट यू विल सर्वाइव, दैट इज़ ए गारंटी यू विल सर्वाइव। तो हमारा पर्पस सेमिनार का यही था, भाई किसी एक बच्चे का भी अगर हम फ़ायदा कर दें, चलो जितने बच्चे आए हैं एक बच्चा भी हमारी बात मान जाएगा तो भी अच्छी बात है, किसी को तो बेनिफिट हुआ। हमारा पर्पस यही है, अदर्स में अंडरस्टैंड कि हाँ भाई हमारे बेनिफिट के लिए है। तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी हम कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग बाकी जो बच्चे हैं जो नहीं आए सबके पास रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ताकि सबको बात पता लग जाए, एवरीवन कैन डिसाइड। अच्छा, एक बात मैं आपको हम सब के एक्सपीरियंस के कंटेक्स्ट में भी बताऊंगा। आप लोगों से हमने पूछा कि आपके घर में कोई या जानकारी में कोई या रिश्तेदारी में कोई हमसे पढ़ा था। ऐसे भी बड़े सारे स्टूडेंट हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप हमसे क्यों पढ़ने आए, तो वो ये कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ने आए क्योंकि हमारे मदर या फादर भी आपसे पढ़ते थे। अभी सोचो, इससे तो बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। वो ये तो नहीं कह सकते हैं कि जी हमारे दादाजी आपसे पढ़ते थे, वो तो बात नहीं मान सकते। लेकिन जब कोई ये कहता ना कि मेरे पिताजी भी आपसे पढ़ते थे, तब हमको रियलाइज़ होता है सर हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है। अब मैं 1995 से पढ़ा रहा हूँ सर, उससे भी 1984 से सर पढ़ा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिगार्ड क्या हो सकता है कि एक आदमी अपनी अगली जनरेशन को भी हमारे को रेफ़र करे पढ़ने के लिए। तो एक्सपीरियंस नाम का फैक्टर जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा था हमारी फैकल्टी में, वो भी इसमें जुड़ जाता है। बहुत बड़ी बात। सर ये क्लियर करना चाहते हैं कि इनकी एज इतनी नहीं है,
कि भी गुप्ता सर और मेरी एज तो ठीक है, हम लगभग, बात ये कहना लेकिन इनकी एज जितनी नहीं है। आप कुछ अच्छा करो तो बंदा 30 साल तक भी याद रखता है। सब नहीं तो आप अगले दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते बाद आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ। सर आप जो कहना चाहते हैं हमने समझ लिया, ठीक है सर। 30 इयर्स तक किसी की लेगेसी ऐसे नहीं याद रखी जा सकती। जब मैंने 2006 में पढ़ा तो मैं आज 2024 आ गया, 18 इयर्स किए तो चलो मैं कनेक्टेड हूँ। जब तक मैं कनेक्टेड नहीं भी था तब भी मैं रेफर क्या करता था, टैक्स के लिए सर के पास। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? कि अगर किसी ने कोई अच्छा करा होता ना तो वो बंदा लाइफ टाइम तक याद है। तो अच्छा कर रहे हैं तभी इतने टाइम से मार्केट में एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज आउट हो जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे टीचर 4 बार रैंक 1 रही है। ये देखिए हाँ 4 बार ऑल इंडिया रैंक 1 रही है मेरे स्टूडेंट की, 4 बार ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं। तो आपको भी सीए बनने के बाद सबके साथ अच्छा करना है, आपको भी बहुत बढ़िया करना है, आपको भी कामयाब होना है। यही सर कह रहे थे कि हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो बोथ साइडेड होती है। हम अपने लिए भी करते हैं, दूसरे, जब हम दूसरे के लिए करते हैं अपने लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यू आर डूइंग गुड टू एनी वन, यू आर डूइंग गुड टू योर सेल्फ। आपके बेटा क्वेश्चन और पूछो, पूछता हूँ एज ए फैमिली बैठे हुए ना, डिस्कस करो जो आपके मन आप कुछ भी फ्री होके पूछो। आप माइंड में बस सोचो कि हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं। कुछ अब ये बच्चों कोई ने कंफर्म किया प्रतीक सर को कि वो आ नहीं पाए, उन्होंने पहले ही बता दिया प्रतीक सर को कि हम आज नहीं आ पाएंगे, कुछ काम। नहीं ठीक भी है सर, इतनी मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। हमने तो मतलब ये सोचा कि जितनी जल्दी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए उतनी जल्दी दे दें, इसलिए हमने जस्ट आपकी एग्ज़ाम ओवर होती ही हम संडे को ये सब चीज़ें कर दी। आपका फ़ोन आ रहा था मेरे पास उस दिन जब जैसे आप एग्ज़ाम से है ना, देखो जिसके अंदर क्रेज है ना करना है, इनका फ़ोन आ रहा था, 2-3 स्टूडेंट्स का और का भी फ़ोन वगैरह आया। तो मैंने यही कहा कि अब सेमिनार पे आप आओ और प्रॉपर पर्सनल अटेंशन वगैरह लो। आप पॉइंट समझ रहे मेरा कि हम तो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी क्या कर लो, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चलेगा। तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो। वो आपकी कॉल है, हमने तो बता दिया, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, बाकी डिसीजन लेना आपका काम है। कोई भी बात आप पूछना चाहो पूछ लो, क्योंकि जब आप पूरी बात समझ जाएंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। अगर आप कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो आप सब बात पूछ लो, प्रॉपरली अपना सोच के डिसाइड कर। अदरवाइज मेरा नंबर आपके पास है ही, हमारी वेबसाइट पे सभी टीचर्स का नंबर है। हाँ वेबसाइट पे दे रखा है, वेबसाइट सबका पे पर्सनल सबका नंबर नंबर है। है। आपको लगता है कि यार इस पर्सन से मेरे को गाइडेंस लेनी चाहिए, आप उनसे लो, क्योंकि सब एक्सपीरियंस। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, विल रिप्लाई। मेरा नंबर आप सबके पास है ही, बाकी सब टीचर्स का भी ना अवेलेबल है। आपको जिससे बात करके सेटिस्फेक्शन लगती हो कि यार इनसे पूछते हैं, उनसे पूछ लो, क्योंकि एडवाइस सबकी सेम ही होगी और सब आपका अच्छा ही करना चाहते हैं, कोई गलत नहीं करना चाहता। ठीक है ना? 1 वीक करके देख लेते 1 वीक आपको हमने बोल दिया, आप आओ आराम से अटेंड करो, आओ और फील द डिफरेंस। आपको अलग ही लगेगा कि यार अच्छा ये चीज़ होती है, ऐसा होता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। हम तो आपको यही चाह रहे हैं। ठीक है ना? और बताओ, और कुछ किसी ने पूछना हो तो? ठीक है सर, ठीक है सर, राइट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। यू नो आज आप लोगों का यहाँ बैठा होना अपने एग्जाम के 4-5 दिन बाद ही वो ये दिखाता है कि आप भी कॉन्फिडेंट है कि आपके पेपर अच्छे हुए हैं। एंड वी ऑल हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। तो प्लीज़ भगवान का नाम लेके इस नई जर्नी को पार्ट स्टार्ट कीजिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। और ये भी पक्का आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। एग्जाम के 2 दिन बाद जो आ गया वो हर कोई नहीं आ सकता, वो वही आ सकता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कैलकुलेटर, पेन, रजिस्टर ये भी लेके आए, बुक्स तो यहाँ से भी लेके आए, कैलकुलेटर वगैरह भी लेके आए और खुद भी आना है और खुद भी साथ आना, खुद को भी लेकर आना।